नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लतेश कौशिगास आज आप सभी के बीच अपनी हिंदी की तीसरी क्लास को लेकर हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण विचार को लेकर। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी हिंदी की क्लास को। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जब वर्ण की बात आती है तो एक क्वेश्चन ये आता है कि ध्वनि, वर्ण, शब्द, क्या इन तीनों में कोई डिफरेंस है। ऑफ कोर्स डिफरेंस है, इन तीनों में बहुत अंतर हो जाता है। जब आप बात करते हैं वर्ण की, जब आप बात करते हैं शब्द की, जब आप बात करते हैं ध्वनि की, कोई भी शब्द या कोई भी बात कहते हुए किसी शब्द पे या किसी भी वर्ण को बोलते समय हम तरह तरह की साउंड क्रिएट करते हैं, यानी बहुत सारी ध्वनियाँ निकालते हैं मुंह से। ये जो ध्वनि होती है इसको मैं वर्ण का मौखिक रूप कह सकती हूँ, यानी कि अगर मैंने क बोला है तो वो हो गया आपका ध्वनि, और अगर मैंने उसको लिखित रूप दे दिया है तो वो बन गया आपका वर्ण या अक्षर। तो इन्हीं तीन चीज़ों के लेकर आज हम अपनी क्लास में बात करेंगे, वर्ण, अक्षर यानी कि वर्ण व्यवस्था को लेकर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे, देखो जैसा मैंने लिखा भी हुआ है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी, मूल और अखंड इकाई होती है। यहाँ मैंने अखंड शब्द को अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन करने का मोटिव यही था कि कई बार एग्जामिनर पूछता है कि अखंड इकाई भाषा की क्या होती है। अखंड का मतलब होता है कि ऐसी इकाई या ऐसी यूनिट जिसको आप टुकड़ों में ना बांट सकें, उसे क्या कहेंगे आप, वर्ण कहेंगे। आगे ध्वनि, जैसे अब मैं आपके सामने कोई भी बात कहती हूँ, कोई सेंटेंस बोलती हूँ, जो भी मैंने वाक्य बोला है तो उसमें तरह तरह की साउंड्स होंगी। ये जो मुंह से निकलने वाली आवाज़ें होती हैं, इन्हीं को आप नाम देते हैं ध्वनि का। आया फ्रेंड्स समझ में कि मुख से निकलने वाली सभी आवाज़ें क्या कहलाती हैं, ध्वनि कहलाती हैं। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे मानव ने विकास किया तो जो जो मुख से ध्वनियाँ निकलती गईं, आगे जब व्याकरण की शुरुआत हो गई हमारी हिंदी में, तो मुंह से निकलने वाली इन ध्वनियों को हमने प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दर्शाना शुरू कर दिया। यानी कि अगर मैंने क बोला है तो उस क को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अलग से एक सिंबल तैयार कर दिया। ये जो सिंबल थे अपने आप में यही आगे चलकर वर्ण या अक्षर कहलाए। अब जो ये वर्ण या अक्षर थे, अलग अलग साउंड के लिए अलग अलग प्रतीक बनाए गए। तो ऐसे ही हमारी हिंदी भाषा में 52 यानी कि 52 तरह की साउंड्स हैं अलग अलग। अगर लिखने की बात करेंगे, लेखन के आधार पर वो साउंड्स 52 हैं और उच्चारण के आधार पर उनकी संख्या कितनी है, 44 यानी कि 44 यहाँ लिखा हुआ है। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, यानी कि जो ये प्रतीक चिन्ह हमने बना लिए हर साउंड के लिए, इनको हमने एक ग्रुप में, यानी मैं कह सकती हूँ एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना शुरू कर दिया। क्रमबद्ध तरीके का मतलब ये था कि हर साउंड को एक क्रम दिया गया कि एक नंबर पर आ लिखा जाएगा, उसके बाद में आ लिखा जाएगा, फिर ई आएगी, फिर ई आएगी। उसी को नाम दिया गया वर्णमाला का। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन, कुछ लोग कहते हैं कि वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर वर्णों का समूह वर्णमाला होता तो आ के बाद आप जय यानी कि गे ज्ञानी जिसे आप बोलते हैं उसे लिखा गया होता, जबकि नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि ए के बाद आ को स्थान दिया गया है हमारी वर्णमाला में, और इनका अपने आप में क्या है, एक क्रम है। इसीलिए जो वर्ण व्यवस्था या वर्णमाला है वो वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है। आगे बात करते हैं। लेखन के आधार पर हमारी वर्णमाला में 52 यानी कि 52 वर्णों को स्थान दिया गया है, और उच्चारण के आधार पर हमारी वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्णमाला में 44 वर्णों को स्थान दिया गया है। इनको बांटा गया है 11 स्वर और 33 व्यंजनों में। ये जो वर्णमाला है एक डायग्राम के थ्रू बताई गई है। स्वर और व्यंजन मुख्य रूप से दो होते हैं। अब कुछ दो ऐसे वर्ण हैं हमारी वर्णमाला में, ना वो अपने आप में स्वर हैं, ना ही अपने आप में व्यंजन है, इसीलिए उनको अलग से कैटेगराइज कर दिया गया है और उनकी कैटेगरी को नाम दिया है अयोगवाह। तो ये जो अयोगवाह हैं, वर्णमाला में इनकी कुल संख्या 2 है। अंग और अह ये दोनों कहलाते हैं अपने आप में अयोगवाह, और इनकी संख्या कितनी हुई, 2।
आगे बात करते हैं, प्रॉपर फर्स्ट टॉपिक आपका बनता है वर्णमाला में स्वर। स्वर आप जानते हैं ऐसे वर्ण होते हैं जिनके बोलने में हमें दूसरे वर्णों की सहायता ना लेनी हो या ना लेनी पड़े, या दूसरी डेफिनेशन इस तरीके से भी हो सकती है कि स्वर अपने आप में ऐसे वर्ण होते हैं जिनके बोलते समय या जिनको उच्चारित करते समय मुंह से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आए। और इनकी कुल संख्या, जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ, कुल संख्या इनकी 11 है। आगे लिखा गया है कुल संख्या 11 है और स्वरों की मात्रा कुल कितनी है? 10। अच्छा, बड़ा अटपटा सा लगा होगा कि स्वरों की संख्या तो 11 है, लेकिन स्वरों की जो मात्राएं हैं उनकी संख्या 10 क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं अ, जिसको मैंने यहाँ लिखा है, शुरुआत वर्णमाला की सबसे पहले यहीं से होती है, आ से। ये जो आ है बोलने में भी है, स्वरों में भी इसकी गिनती की जाती है, लेकिन इसके लिए हमारी वर्ण व्यवस्था में या हमारे हिंदी व्याकरण में कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं दिया है कि अगर इसकी एब्सेंस हो या इसको अनुपस्थित रखा जाए तो किसी भी शब्द में इसकी क्या मात्रा लगाएंगे। तो इसीलिए इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। बाकी जितने भी आपके 10 बच गए हैं स्वर आ से लेकर औ तक, तो उनकी कुल मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 10। संरचना के आधार पर स्वर। फ्रेंड्स, ये किसी आधार पर वर्गीकरण नहीं है स्वरों का। संरचना के आधार पर अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल स्वर। मूल का मतलब होता है ये बिल्कुल बेसिक है, कोई मिलावट नहीं है। मिलावट से मतलब है कि ये किसी से मिलकर नहीं बने, ये अपने आप में मूल रूप में है या प्योरेस्ट फॉर्म में है। इनकी कुल संख्या 4 है, अ, ई, उ और ऋषि। ये जो फ्रेंड्स ऋषि लिखा गया है, री, जिसे आप पढ़ते हैं, कई जगह जब पढ़ने की या हिंदी पढ़ने की बात आती है तो बहुत से बच्चे, मैंने देखा कि एक शब्द मैंने लिखा, आप भी अगर इसे पढ़ने के लिए शुरू करेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? मातृभाषा। यानी कि जो ये ऋषि की मात्रा थी इसका उच्चारण आपने रे की भांति किया। फ्रेंड्स, यहाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो ये री है यानी कि ऋषि की जो मात्रा लगती है, इसे कभी भी र की भांति उच्चारित नहीं करते। इसका उच्चारण हमेशा री की तरह होता है। इसीलिए ये जो शब्द लिखा है मैंने आपके सामने, मातृभाषा, इसे मातृभाषा ना बोलकर मातृभाषा बोलना शुरू करेंगे आज से, क्योंकि ये रा नहीं री है अपने आप में, ऋषि। यही एक शब्द या एक बात और मैंने जोड़ी है, जो ये री यानी ऋषि है, इसे तत्सम स्वर या संस्कृत स्वर बोला जाता है। आप जानते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? ऋषि यानी री को तत्सम स्वर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि री की मात्रा का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। आप कोई भी शब्द लेंगे, जैसे मैंने बोला, अब फ्रेंड्स आप इसे भी ग्रह पढ़ रहे होंगे, लेकिन नहीं, ग्रह नहीं, ये गृही है, जिसका सामान्य अर्थ आप लेते हैं घर से। और भी कोई भी शब्द ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कृषि, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? खेती से। तो और भी हमारे सामने बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम रे यानी ऋषि की मात्रा का उच्चारण रे की भांति करती हैं, जबकि उसका उच्चारण होना चाहिए री की तरह। आगे बात कर लेते हैं। ये थे संरचना के आधार पर स्वर, जिनमें से पहली कैटेगरी आप कंप्लीट कर चुके हैं, मूल स्वर। कुल संख्या 4, अ, ई, उ, री यानी ऋषि। आगे है संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का अर्थ होता है कि मिलकर बना हुआ। और मिलकर किससे बना होगा? संयुक्त का अर्थ होता है मिलकर बना हुआ। अब ये जो संयुक्त स्वर हैं ये किससे मिलकर बने होंगे? बिल्कुल मूल शब्दों से या मूल स्वरों से मिलकर बने होंगे। मूल स्वरों से क्यों मिलकर बने होंगे? क्योंकि ये तो अपने आप में प्योरेस्ट फॉर्म में है ही चारों। इन चारों से ही मिलकर इनका निर्माण होता है या इनकी संरचना होती है। देखिए अ से मिलकर बना है, ई से मिलकर बना है, उ से मिलकर बना है, ए। अब यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ए,
ऐ ओ औ, ये जो 4 लिखे हुए हैं, इनका प्रयोग आप जब संधियां पढ़ेंगे तो स्वर संधि में इनका प्रयोग किया जाएगा चारों का। वहाँ जब नियमों की बात होगी तो वहाँ इनकी संरचना का प्रयोग होगा कि ए का निर्माण होता है अगर ए या आ के बाद ई या ई का मेल हो, ए आई बनती है अगर ए या आ के बाद ए या आई खुद आए, इनका मेल हो। ओ का निर्माण होता है ए या आ के बाद अगर ऊ या ऊ आएगा। औ का निर्माण होता है अगर ए या आ के बाद ओ या औ आएगा। तो फ्रेंड्स एक बार फिर यहाँ तक आप रिवीजन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि संरचना के आधार पर स्वर 2 तरह के आपको बताए गए हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। यहाँ तक आपने कंप्लीट किया है। आइए फिर से एक बार इसका रिवीजन करते हैं। देखिए शुरुआत में आपने पढ़ा वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपको बताया गया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी मूल या अखंड इकाई होती है और अखंड से अर्थ होता है कि ऐसी इकाई जिसके टुकड़े आगे ना किए जा सकें। दूसरा आपने लिखा कि ध्वनि, ध्वनि का मतलब है मुंह से जितनी भी तरह की साउंड्स निकलती हैं उन सभी को ध्वनि का नाम या संज्ञा दी जाती है। ये जो मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं इन सभी के लिए प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं हमारी वर्णमाला में और इन्हें ही आप वर्ण या अक्षर के नाम से जानते हैं। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। लेखन के आधार पर हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं और अगर बात आती है बोलने की यानी उच्चारण की तो उसके आधार पर वर्णों की संख्या कुल 44 है, जिनको आगे 2 भागों में बांटा गया है, 11 स्वर और 33 व्यंजन में। ये आपने पढ़ लिया। देखो फ्रेंड्स वर्णमाला में 2 होते हैं स्वर और व्यंजन। इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी है उसे नाम दिया है अयोगवाह, जिनकी कुल संख्या 2 है, अंग और अह। आगे बात करी आपने स्वर की। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके बोलने में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। आगे आपने पढ़ा कि स्वरों की संख्या कुल 11 है जबकि स्वरों की मात्राओं की संख्या कुल 10 है। रीज़न आपको बताया है अ जहाँ से वर्णमाला की शुरुआत होती है यानी शुरुआती जो वर्ण है उसके लिए हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में किसी भी मात्रा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसीलिए इसे आप डिलीट करेंगे यहाँ से तो कुल कितने रह गए? 11 में से 10। तो इनकी मात्राएं होती हैं। संरचना के आधार पर स्वर। संरचना के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांट लिया है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर कुल संख्या में 4 होते हैं, अ, ई, उ और री, जिसे आप ऋषि बोलते हैं। आपको बता दिया गया है कि री यानी ऋषि एक तत्सम स्वर है या मैं कह सकती हूँ संस्कृत स्वर है। उच्चारण इसका री की तरह किया जाना चाहिए, इसीलिए मैंने अलग से ये लाइन में डाल दिया है, इसको अलग से लिख दिया है इस सेंटेंस को, ताकि आप इसको रिमाइंड रखें या भूलें ना। संयुक्त स्वर कुल संख्या में 7 होते हैं और जिस तरीके से इनकी संरचना होती है उसको भी मैंने यहाँ पर लिख कर बता दिया है एक बार फिर से। फ्रेंड्स यहाँ एक बात और कि ये जो मूल स्वर मैंने आपको बताए हैं कि कुल संख्या इनकी 4 है, आप देखेंगे इन सभी में एक मात्रा का प्रयोग किया गया है। यानी मैं एक तरीके से मान लूँ तो मूल स्वरों को मैं एक मात्रिक स्वर भी कह सकती हूँ। एक मात्रिक स्वर का मतलब है ऐसे स्वर जिनमें या जिनके उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग किया जाए या जिनको बोलने में कम समय लगेगा। और जो संयुक्त हैं जो मिलकर बने हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मिलकर बने हुए हैं तो 2 वर्णों का या 2 तरह के स्वरों का मेल रहा होगा, तो उनको बोलने में इनसे तो दुगुना समय लगेगा, यानी इनसे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मात्राओं की संख्या 2 हो जाती है, तो मैं इन्हें कह सकती हूँ द्विमात्रिक स्वर। ये क्या कहलाएंगे? द्विमात्रिक स्वर, यानी ऐसे स्वर जिनके बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, या मैं ऐसा कह सकती हूँ जिनके बोलने में मूल स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे। आगे आप पढ़ेंगे स्वरों के भेद। फ्रेंड्स जो एक क्वेश्चन आता है कि स्वरों के कितने भेद हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर देना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि स्वरों के भेद एक साथ नहीं बताए जा सकते। अलग अलग आधारों पर उनका अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। जैसा पहला लिखा गया है
उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसे ही आप मात्रा के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कम और काम, ये जो दोनों शब्द हैं इनको बोलने में कम और ज़्यादा समय लगेगा। जब मैंने इस शब्द को बोला कम, क्योंकि अ की साउंड थी तो कम समय लगा, क्योंकि आप रीज़न भी जानते हैं मूल स्वर है और एक मात्रिक स्वर है, यानी इनके बोलने में एक मात्रा का समय लगेगा। जब मैंने बोला काम, आप जानते हैं आ की साउंड है, इसको बोलने में इस शब्द से ज़्यादा टाइम लगा है, या मैं कह सकती हूँ दुगना समय लगा है। तो यही जो लगने वाला समय होता है, किसी में कम लगेगा किसी में ज़्यादा लगेगा, वही क्या कहलाएगा? मात्रा। या तो मैं कह दूँ मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद, या मैं कह सकती हूँ उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। दो होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जो ये होता है ह्रस्व, इसका मतलब होता है ऐसे स्वर जिनके बोलने में कम समय लगे। इनकी कुल संख्या 4 है, लिखे भी हुए हैं अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिनके बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगेगा, या मैं कह सकती हूँ ज़्यादा समय लगेगा। कुल संख्या इनकी 7 है, आपके सामने लिखे हुए हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरीके से ये वर्गीकरण आपने पढ़ा कि किस तरीके से उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ह्रस्व स्वर भी उतने ही हैं और उनको लिखा भी उसी तरीके से गया है। दीर्घ स्वरों की भी संख्या 7 है, लिखा भी उन्हें ही गया है जो मूल और संयुक्त स्वरों में आपने पढ़े थे। लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए कि मूल स्वरों को या ह्रस्व को आप एक मान बैठेंगी, इन दोनों का मतलब एक ही हो गया। वहाँ देखिए वो संरचना के आधार पर हैं, और यहाँ जो आपने पढ़ा है वो है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। बेशक से यहाँ लिखे जाने वाले जो भी वर्ण हैं वो ही आपके मूल स्वरों में या संयुक्त स्वरों में शामिल है, लेकिन उनको आप एक नहीं मान सकते। आगे जो दूसरा वर्गीकरण आप पढ़ेंगे, ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। फ्रेंड, ओष्ठों का मतलब होता है होठों की आकृति के आधार पर, यानी कि जब भी आप किसी स्वर को बोलेंगे, ओष्ठों का मतलब होता है होठों की आकृति के आधार पर। जब भी आप किसी स्वर को बोलेंगे तो बोलते समय ओष्ठों की आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार होती है या अवृत्ताकार होती है? तो उसके आधार पर स्वरों का भेद या वर्गीकरण आप पढ़ेंगे। पहला लिखा गया है वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार का मतलब होता है वृत्त के आकार के, यानी ऐसे स्वर जिनको बोलते समय होठों की आकृति वृत्त के समान गोल होती है, उन्हें आप वृत्ताकार स्वर कहेंगे। और जिन स्वरों को बोलते समय होठों की आकृति वृत्त के समान गोल नहीं होती, उन्हें आप अवृत्ताकार स्वर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा है उ, ओ, औ। इसे आप आ नहीं पढ़ेंगे, अलग से डिनोट किया है, ये है आपकी ध्वनि अ। जैसे कि आगत स्वर मैंने लिखा है, आगत का मतलब है आए हुए, इसे आप अंग्रेजी ध्वनि के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी ध्वनि का मतलब ये इंग्लिश साउंड है। जैसे कोई भी शब्द आप इंग्लिश का लेंगे, जैसे मैंने लिया डॉक्टर, तो आ नहीं पढ़ा आपने, उसे क्या पढ़ा? ओ, डॉक्टर। वही वाली साउंड है, इसे आगत स्वर में गिना जाता है। दूसरा अवृत्ताकार स्वरों में अ, आ, ई, ऋषि यानी री, ए, ऐ, इनकी गिनती की जाती है, जिन्हें आप अवृत्ताकार स्वर के नाम से जानते हैं। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।